प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट सहायक दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट जेआरएफ सेट की तैयारी कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने गद्यांश को लिया है। अवबोध हमारे लिए करना बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे बोनस मार्क्स हैं। हमें पता है कि पेपर फर्स्ट में 1 अवबोध आता है और हमारा जो पेपर 2 है उसमें 2 अवबोध आते हैं, है ना? ये दोनों मिला करके दोनों को ऐड करके कितने 30 नंबर का आता है, ठीक है? 30 नंबर का हमारा अवबोध होता है। यदि इसको हम सही स्ट्रेटजी हम इसकी समझ सकते हैं, समझ गए, तो 30 में 30 भी हम कर सकते हैं, 30 में 28 नंबर भी हम प्राप्त कर सकते हैं, 30 में 25 नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, इसमें देखो स्पष्टतः तो लिखा नहीं रहता है कि उत्तर क्या है, प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं दिया रहता है। हमें इस अवबोध को पढ़ करके इसके भाव को निकालना है, भावार्थ को समझ करके उत्तर देना है। ना कहें कि 5 प्रश्नों में 1 या 2 प्रश्न कुछ ऐसे मिल जाएँ जिसका उत्तर बड़ी सरलता से मिल सकता है, बाकी सबका उत्तर सरलता से हम नहीं ढूँढ सकते। अवबोध को 1 से 2 बार पढ़ना होता है हमें, है ना? जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ-साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सभी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, है ना? कुछ ऐसे मित्र हैं जो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम की वजह से शायद किसी कहीं पेड कोर्स जॉइन नहीं कर पाए हैं। या फिर उनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है ना? आपको पता है कि ये 13 नवंबर 2020 का पीवाईक्यू है, प्रश्न है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। सत्ता के संतुलन सिद्धांत के तहत एक राज्य की दूसरे राज्य के प्रति प्राधान्यता के विचार को विरोध समन के रूप में चुनौती मिलती है। एक बात कहना चाहूंगी, इसको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, एकाग्रचित्त होकर पढ़ना पड़ेगा, है ना? जो इस मान्यता पर आधारित है कि दो राज्य या राज्यों का गठबंधन परस्पर युद्ध नहीं करेंगे, विशेषतः उसे परिस्थिति में जब इनकी क्षमताओं में लगभग समानता या साम्य हो। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्यतः शक्तिशाली राज्य ही अपना प्रभुत्व दर्शाने के लिए कमजोर विरोधी से युद्ध करता है। किसी एक पक्ष का वर्चस्व सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि शासक को अन्यों पर अपनी इच्छा थोपने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। जब किसी प्रमुख राज्य का प्रादुर्भाव होता है तो कमजोर राज्य अपना प्रभुत्व खोने या विलुप्त होने के भय से समूह का निर्माण करेंगे, ताकि मजबूत पक्ष द्वारा विजय या प्रभुत्व को रोका जा सके। इस सत्ता के संतुलन सिद्धांत में मूलभूत समस्याएं तब उत्पन्न हो जाती हैं जब मजबूत राज्य यथास्थिति से संतुष्ट हो, परंतु कमजोर राज्य प्रादेशिक या राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्ट होने के कारण आक्रामक हो जाता है। कमजोर पक्ष को आक्रामक होने हेतु ऐसी लाभ स्थिति की आवश्यकता होती है जो इसे विस्तारित अवधि तक युद्ध में बने रहने हेतु ऐसी लाभ स्थिति की आवश्यकता होती है जो इसे विस्तारित अवधि तक युद्ध में बने रहने के समर्थ बनाए, है ना? थोड़ा सा आपको बोर तो नहीं लग रहा फ्रेंड्स? बोरियत है क्योंकि इसका जो जो भाव निकल कर आता है ना, पहले क्या था, जब हम पल्लवन पढ़ते थे, भाव विस्तार पढ़ते थे, तो या अनुच्छेद पढ़ते थे, तो बड़े मतलब रोमांटिक शब्द या फिर ऐसे शब्द होते थे कि हमारी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती थी कि हम इसको पूरा पढ़ें और जो भी ज्ञान अर्जन अर्जन करें। लेकिन अभी इतने कठिन शब्दावली के साथ पूरे भाव को समझना, कुछ हमारे मित्र हैं जो एक बार पढ़ के ऐसे तुक्का मार मार के सही कर जाते हैं, लेकिन जिनको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो बड़े ढंग से पढ़ते हैं ना, तो आपको उसी श्रेणी में आना है। यद्यपि क्षमता की समानता को मापना प्राय कठिन होता है, यह तर्क देना सही होगा कि प्रतिद्वंद युग न चुनौतीकर्ता के पास इस विरोध युक्त स्थिति में कायम रखने की कुछ क्षमता हो। यदि शक्ति भेद अत्यधिक उच्च है तो तार्किक रूप से अत्यंत कमजोर पक्ष युद्ध में हार मान लेगा। इस सामान्यतः सिद्धांत के कुछ अपवाद भी हैं, चाहे वो स्वल्प ही हो, है ना? हमने इसको पढ़ा, हमने पढ़ा, कुछ प्रश्न के उत्तर तो बड़े अच्छे आसानी से मिल जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न आता है कि सत्ता के संतुलन सिद्धांत के अनुसार कमजोर राज्य एक साथ मिलकर, हाँ, कमजोर राज्य एक साथ मिलकर क्या कर सकते हैं? तो क्या करते हैं? आधिपत्य को रोकते हैं। अब आधिपत्य को रोकने की बात कहीं पे स्पष्ट रूप से लिखी नहीं है। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका हमें भावार्थ यहाँ मिलेगा, है ना? जब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि सत्ता के संतुलन सिद्धांत कहता है एक राज्य दूसरे राज्य के प्रति प्राधान्यता के विचार को विरोध समन, देखो विरोध समन के रूप में चुनौती मिलती है, जो इस मान्यता पर आधारित है कि दो राज्य या राज्यों का गठबंधन परस्पर युद्ध नहीं करेंगे। यहीं तक। अब यहाँ हमने पढ़ा, अब वहां हमने आंसर लगा लिया कि क्या करेंगे? आधिपत्य को रोकते हैं, युद्ध को रोकते हैं, ठीक है? सत्ता के संतुलन सिद्धांत, है ना? ये इसका उत्तर मिला हमें।
अगला प्रश्न फिर देखते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न बनता है कि दो राज्य युद्ध में नहीं जाएंगे यदि इनकी क्षमताएं कैसी हो, है ना। दो राज्य युद्ध में नहीं जाएंगे यदि इनकी क्षमताएं कैसी हो, तो बड़ा स्पष्ट वहां लिखा है लगभग बराबर है। बड़ी स्पष्ट बात यहाँ लिखी है कि दो राज्य युद्ध नहीं करेंगे, है ना। स्पष्टता लिखा है कि परस्पर युद्ध नहीं करेंगे विशेषतः उसी परिस्थिति में जब उनकी क्षमताओं में लगभग समानता या साम्य हो, है ना। लगभग समानता या साम्य हो, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है दूसरे का उत्तर, है ना। तो दूसरे का भी हमें मिल गया। अब तीसरे की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पे ये हमारा उत्तर देख लेते हैं कि सत्ता का संतुलन सिद्धांत मानता है, क्या मानता है ना। इसका हमें लगाना है। तो देखो इसका भी उत्तर आपको स्पष्ट मिलेगा। ये मैंने कब सॉल्व किया फ्रेंड्स, इसको मैं बता दूं कि जब मैंने इसको 2 से 3 बार पढ़ा। पहली बार मैंने इसको पढ़ा, मेरा ही पेपर है, मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया, कुछ बातें समझ में आई। दूसरी बार जब मैंने पढ़ा बिल्कुल स्पष्ट बातें समझ में आ गई। लेकिन कुछ उत्तर थे जिनको मुझे तीसरी बार ढूंढना पड़ा, उनके भाव को समझना पड़ा। अभी अभी तो ये मुझे बहुत सरल प्रतीत हो रहा है, बाकी परीक्षा के समय ये भी मुझे बड़ा कठिन लगा था, है ना। तो वही जो चीजें मैंने रियलाइज किया है उसको मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि सत्ता का संतुलन सिद्धांत मानता है, क्या मानता है। तो यहाँ पर हमारा 4 नंबर इसका करेक्ट है, ठीक है। 4 नंबर करेक्ट है कि राज्य के मध्य सत्ता समानता संतुलन और शांति को बनाए रखती है। अब इसका भी उत्तर देखो, यहाँ पे सत्ता संतुलन की बात कही गई है। जब आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं सत्ता संतुलन, है ना, यहाँ से इस सत्ता के संतुलन सिद्धांत में मूलभूत समस्याएं तब उत्पन्न हो जाती हैं जब मजबूत राज्य, है, यहाँ पढ़ के आप यहाँ तक आएंगे तब आप इसके भाव को समझेंगे, है ना। तब आप इसके भाव को समझ जाएंगे कि इसका उत्तर यही है। आगे जब हम फिर देखेंगे, आगे हम जब फिर एक हमारा अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी कमजोर राज्य द्वारा प्रतिद्वंद को बनाए रखने हेतु तो किसकी आवश्यकता है ना। प्रतिद्वंद युग्म की, मजबूत राज्यों द्वारा यथास्थिति की वरीयता, युद्ध को कायम रखने में लाभ की स्थिति, या फिर राजनीतिक संतुलन का मुद्दा। तो देखो मैं तो चाहती हूँ कि इसका उत्तर सभी मित्र दें, है ना। सभी लोग दें कि आपने क्या चयन किया इसका उत्तर, ठीक है। मैं थोड़ा सा 2 सेकंड का टाइम देती हूँ, वीडियो को पॉज कर लें और आप अपना आंसर चूज करें। आपने पढ़ा है ना, इसको हमने पढ़ लिया है। ये देखो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे इसके कथन भी यहाँ पे दिख रहे हैं। प्रश्न भी आपने देख लिया कि किसी कमजोर राज्य द्वारा प्रतिद्वंद को बनाए रखने है तो किसकी आवश्यकता है। तो अब मैं इसका देखो राइट आंसर बताना चाहूंगी। जो हमारा करेक्ट आंसर है 3 नंबर करेक्ट है, युद्ध को कायम रखने में लाभ की स्थिति। यहाँ बड़े अच्छे से दिया गया है ना, कि यद्यपि क्षमता की समानता को मापना प्राय कठिन होता है। यह तर्क देना सही होगा कि प्रतिद्वंद युग में चुनौतीकर्ता के पास इस विरोध युक्ति स्थिति में कायम रखने की कुछ क्षमता हो। देखो है ना, बता रही हूँ फ्रेंड्स, इसमें स्पष्ट उत्तर नहीं लिखा रहता है। बड़े सूझबूझ से, बड़ी समझदारी के साथ हमें इसका उत्तर चयन करना होता है। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, है ना। अब आप अवबोध आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। सबसे मुझे उम्मीद है कि जो 30 नंबर है ना, 30 नंबर का अवबोध हमारा आएगा, है ना। 3 हमारे अवबोध होंगे 10-10 नंबर के, है ना। एक प्रश्न आपको पता है कि 2 नंबर का होता है। तो जो हमारे 3 अवबोध आएंगे, इसमें 3 में से 28 या 25 तो सभी को करना है, 28 या 25 सभी मित्रों को करना है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर 3 है। आगे फिर देख लेते हैं। अगला फिर हमारा आखिरी है कि एक कमजोर राज्य मजबूत राज्य के विरुद्ध युद्ध में कब जाता है। इसका भी उत्तर आपने चूज किया होगा यदि आपने अनुच्छेद हमारे साथ बड़े ध्यान से पढ़ा होगा। तो इसका उत्तर आप चूज करने बताना चाहूंगी। इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर है कि प्रादेशिक विवाद का समाधान करने हेतु, है ना। जब इसको आप पूरा पढ़ेंगे तब इसका भाव समझ में आएगा, ठीक है। जब आप पूरा इसको पढ़ लेते हैं तब ये बात आपके समझ में आएगी कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। अन्यथा इसका उत्तर आपके समझ में तब नहीं आएगा, कहीं भी स्पष्ट रूप से लिखा नहीं गया है इसके उत्तर को, है ना। जब पढ़ लेंगे तब इसका उत्तर समझ में आ जाएगा कि एक कमजोर राज्य मजबूत राज्य के विरुद्ध युद्ध में कब जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य सेंड करें। हमारी जो अगली वीडियो होगी, कल की हमारी वीडियो जो आएगी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगा उसका ये हमारा पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 लाने का जो हमारा मकसद है, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो प्रश्न मुझको आ रहे थे उसको तो हमने क्लियर किए ही, जो प्रश्न मुझसे नहीं बन रहे थे उसको मैंने किस विधि से राइट किया था, मैंने क्या तकनीक अपनाया परीक्षा के समय पर, कम टाइम में मैंने कैसी टेक्निक अपनाई है, क्या चीजें मैंने अवॉइड किया, किसको मैंने काटा वहां पर, है ना, वो तकनीक मैं बताऊंगी। तो इस वीडियो को जरूर देखना है सभी को। तो बस इतना ही कहना था।
मिलते हैं अपने अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।